हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और 100 क्लास चैलेंज के सीरीज का आज हमारा क्लास 35 है। और आज के सेशन में हम पैथोलॉजी के एंडोक्राइन डिसऑर्डर की से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि 9 से 8 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अपने पहले क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बिफोर ईपीफाइजियल क्लोजर। अब यहाँ पर एक टर्म दे दिया है, उससे कंडीशन दे दी है बिफोर ईपीफाइजियल क्लोजर। हमारा पिट्यूटरी डिसऑर्डर में ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रीशन से कौन सी ऐसी डिजीज होती है। ऑप्शन है हमारे पास है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली भी ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन का ही एक रिजल्ट है, बट ये एक्रोमेगैली एडल्ट स्टेज में ज़्यादा प्रेफर होता है। जब एज में हमारा ये एपिफाइजल क्लोजर ऑलरेडी पास आउट हो जाता है, एडल्ट स्टेज आ जाती है, तब हमारा वो सिम्टम क्या होता है, एक्रोमेगैली होता है। हाइपोप्यूटिडिज्म, यहाँ पर हाइपो टर्म दे दिया है, तो वो हमारा एक्सेसिव सिक्रीशंस को फॉलो नहीं करता है। जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म दैट मीन्स अ जाइंट लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा, लंबे हाइट का, लंबे हैंड, वो हाथ और पैर बहुत लंबे हो जाना, हाइट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाना, फेस का बहुत बड़ा सा हो जाना, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं वो जाइजेंटिज्म को शो करते हैं। और वो हमारा ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशंस की ही वजह से होता है, जो कि ईपीफाइजल क्लोजर के पहले होने वाले सिम्टम्स को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ डॉर्विज्म। डॉर्विज्म जो होता है वो डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज अप टू मार्क ना हो कि उससे भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से डॉर्विज्म, जैसे बौनापन वाली बीमारी होती है। जो हमारा ऑप्शन है वो है जाइजेंटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है acromegaly, a disorder of the pituitary gland, is caused by excessive secretion of which hormone during adulthood। अब यहाँ पर हमने हार्मोन के बारे में पूछ लिया है कि एक्रोमेगैली एक डिसऑर्डर है जो कि प्यूटिटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, कॉज होता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन ड्यूरिंग एडल्टहुड। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, एडीएच का काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना या फिर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी ग्रोथ के रिलेटेड होता है, एसीटीएच एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन हमें दिख रहा है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से जो दिक्कत होती है एडल्टहुड के ड्यूरेशन में, वो किसको होती है, एक्रोमेगैली को होती है। Next question, question number 3 is a deficiency in the production of antidiuretic hormone ADH by the posterior pituitary gland leads to which endocrine disorder characterized by excessive thirst and urination। यहाँ पर पूछा है कि जब हमारा एंटी डायूरेटिक एडीएच की डिफिशियंसी हो जाती है बाय पोस्टीरियर प्यूटिट्री के थ्रू, तो विच एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन। थर्स्ट मीन बार बार प्यास लगना, गला सूखना, और यूरिनेशन दैट मीन्स बार बार यूरिन जाना या फिर यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना। तो जो प्यूटिट्री ग्लैंड होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज एंटीरियर प्यूटिट्री, एक हमारी होती है एंटीरियर और दूसरी होती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से हमारे जो हार्मोन निकलता है वो एडीएच, या इसी को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एंड मेलाटोनिन, ये दो हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर प्यूटिट्री से रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो उसमें जो डिसऑर्डर होता है, डिफिशियंसी होती है जब हमारा एडीएच की, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो तो प्यूटिट्री ग्लैंड से होता है, बट उसको रेगुलेट करने वाले इसके भी ऊपर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है हमारी हाइपोथैलेमस, दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जबकि प्यूटिट्री ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो
अगर ये सिक्रीशन से रिलेटेड बात कर रहा है तो वो हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी डायबिटीज होती है जिसमें थ्रस्ट और यूरिनेशन बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज भी हमारे दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो हमारा एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी की ही वजह से होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइपोप्यूटिनिज्म और एक्रोमेगेली। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पर देखिए डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस इनसफिशिएंट एडीएच और व्हेन द किडनी बिकम रेजिस्टेंस टू एडीएच। जब हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स की सेल में एडीएच का जो स्टिमुलस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारे डायबिटीज इंसिपिडस जैसी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस एंड पर्पल स्ट्राइप are characteristic symptom of which endocrine disorder caused by prolonged high level of cortisol। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज होने की वजह से ऐसे कौन सी बीमारी है जिनका सिम्टम्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। डिस्कस करते हैं। एडिशन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर उसने पूछा है कॉर्टिसोल हार्मोन है हमारा, वो रिलेटेड होता है हमारे कुशिंग सिंड्रोम से, बिकॉज ये जो फीचर दे रखे हैं आपको ऑप्शन में कि सेंट्रल ओबेसिटी, मून फेस एंड पर्पल स्ट्रेट, वो कुशिंग सिंड्रोम के ही लक्षण होते हैं, वो हमारे कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे कुशिंग सिंड्रोम अकर व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोट करने वाली कि कॉर्टिसोल की वजह से हमारा कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। नेक्स्ट, इट कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बाय द एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है? जस्ट अबव द बोथ साइड ऑफ किडनी। देन नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन। लॉन्ग टाइम तक अगर हम स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी हमारे बॉडी में जाके अल्टीमेटली कॉर्टिसोल के लेवल को ही बढ़ा रहा है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सेंट्रल ओबेसिटी, दैट मीन्स फैट एक्यूमुलेशन अराउंड द एब्डोमेन। सिर्फ पेट फूलने लगता है, जैसे तोन निकल आती है, वो है। कैरेक्टरिस्टिक मून फेस, राउंड फेस हो जाता है एकदम, चांद जैसा चेहरा जो होता है, जो बेसिकली आजकल लोग एक दूसरे को डिनोट करते हैं मून लाइक फेस। तो याद रखिएगा जो मून लाइक फेस है वो एक डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम है। नेक्स्ट, पर्पल स्ट्रे, दैट इज अ स्ट्रेच मार्क्स अराउंड द एब्डोमिनल। वहां पर स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ द स्किन। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? कुशिंग सिंड्रोम का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, What is the most common cause of Cushing syndrome? जस्ट अभी इसी की बात हो रही थी कि कॉमन कॉज क्या है सिंड्रोम का, तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी अभी हमने डिस्कस किया है। क्या है इसका आंसर? आंसर सी, द benign tumor in the pituitary gland causing excessive production of ACTH। अब ये ACTH क्या कर रहा है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो किडनी के पास जा रहा है, सॉरी हमारे किडनी के जस्ट ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में जा रहा है। एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है कि वो क्या करे? कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोड्यूस करे। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरी मैकेनिज्म चली आ रही है ड्यू टू ACTH। वही अगर ACTH अपना अप टू मार्क में रिलीज होगा तो वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में ही कॉर्टिसोल रिलीज होगा जब उसको जरूरत होगी, उसके अलावा वो सिक्रीट नहीं होगा। फिर जब वही ब्लड में लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वहीं से वो निगेटिव फीडबैक के थ्रू जाएगा और ACTH का प्रोडक्शन बंद कर देगा। यहाँ पर देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज द पिट्यूटरी एडिनोमा। ओमा दिया है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या है? बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है।
benign tumor in the pituitary gland that secretes excessive adrenocorticotropic hormone. This excess stimulates the adrenal gland to produce more cortisol. This is known as Cushing disease. The next question number 6 is Addison's disease is a rare endocrine disorder resulting from the insufficient production of which hormone by adrenal gland. अब इसने पूछा है एड्रिनल ग्लैंड के कौन से हार्मोन की वजह से एडिशन डिजीज हो रही है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो आपको उस ग्लैंड से ही हिंट हो जानी चाहिए। अब याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बिल्कुल रिलीज होते हैं, मिनरोकॉर्टिकॉइड ओनली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल एंड्रोजेनस ओनली। तो ये चारों जो ऑप्शन है हमारा वो एड्रिनल ग्लैंड को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर अब क्या है, एडिशन डिजीज क्या हो रही है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है किसका। अब हमें ये देखना है कि एडिशन डिजीज के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा जाए तो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये दोनों ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं और ये दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं एडिशन डिजीज के लिए। तो हम अपना ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को राइट टिक करेंगे। देखते हैं, एडिशन डिजीज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एज वेल। यहाँ पर दोनों ही हॉर्मोन्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। Next, question number 7 is which of the following is a common symptoms of addition disease? कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो एडिशन डिजीज में हमें देखने को मिलता है। सेंट्रल ओबेसिटी अभी हमने देखा था वो कुशिंग सिंड्रोम का था। हाई ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज अगर जा रहा है तो वो हमारा एडीएच हार्मोन वहां पर आएगा। डार्केनिंग दैट इज अ हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड मून फेस। तो मून फेस और सेंट्रल ओबेसिटी ये दोनों हमारा किस में जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम में जाएगा। ये हमारा एडीएच में जाएगा। तो रिमेनिंग जो ऑप्शन सी बचता है वो हमारा 100% सही होता है। तो हमें अपने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि उसमें जो करेक्शन का मार्क होना वो 100% हो। तो उसके लिए हमें रिमेनिंग 3 ऑप्शन को क्या करना है, गलत ठहराना है। अगर हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस और ऑप्शन को गलत कर दिया तो अल्टीमेटली जो लास्ट को ऑप्शन हमारा बचेगा वो 100% सही होगा। वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि ये क्वेश्चन हमारा 100% सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Graves' disease, a common cause of hyperthyroidism, is characterized by the production of autoantibodies that do what to the TSH receptors. TSH receptors क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स। जब कभी TSH रिलीज होता है तो वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो ग्रेव डिजीज बेसिकली होती क्या है, ग्रेव डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पर टीएसएच का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या फिर टीएसएच की बाइंडिंग ज्यादा होने से हमारे T3 एंड T4 हार्मोन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, इनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो बॉडी में टीएसएच का अमाउंट बढ़ने से वेट लॉस होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक एंजाइम हार्मोन होता है जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। तो वेट लॉस ज्यादा होगा, फैट, भूख ज्यादा लगेगी, ये सारी चीजें होती हैं हमारे ग्रेव डिजीज में, या फिर हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें अब कंडीशन क्या हो रही है, ब्लॉक द टीएसएच रिसेप्टर लीडिंग टू डिक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। अब अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे मेटाबॉलिज्म बॉडी की फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, वेट गेन होता जाएगा। जितना भी हमने फूड लिया है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, फैट का एक्यूमुलेशन होता रहेगा। तो वो हमारा ग्रेव डिजीज नहीं है। द नेक्स्ट, एक्टिवेट द टीएसएच रिसेप्टर thereby stimulating थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहे हैं टीएसएच रिसेप्टर को। बाइंडिंग होने की वजह से टीएसएच जैसे ही एक्टिवेट होगा, टीएसएच जैसे ही एक्टिवेट होगा वो क्या सिंथेसाइज करेगा,
T3 एंड T4, और इसमें इन T3 और T4 का हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने की वजह से उसका सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा और सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली, थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हैव नो इफेक्ट ऑन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट से जो हमें अपना ऑप्शन मिल रहा है वो है ऑप्शन बी, दैट मीन्स एक्टिवेट द TSH रिसेप्टर। यहीं पर लिखा है TSH रिसेप्टर में क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज जब बन रही हैं तो वो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही हैं और एंटीबॉडी प्लस वो TSH रिसेप्टर से क्या बना रही हैं, कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, और इनके कॉम्प्लेक्स बनने से T3 एंड T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसका अमाउंट भी क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी एक्टिविटी भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शो करेंगे। तो ग्रेव डिजीज क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज के प्रोड्यूस होने से या बनने से होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इंक्लूडिंग वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट एंड नर्वसनेस। ये सारी चीजें हमें ग्रेव डिजीज में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। सो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही इसके बारे में बात की थी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन से ऐसे कंडीशंस आती हैं, कौन से उनके साइन होते हैं। तो जब कभी TSH का लेवल बढ़ रहा होता है, इंक्रीज होता है, तो उससे हमारा T3 और T4 भी प्रोडक्शन में बढ़ जाता है। इन दोनों के बढ़ने की वजह से जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब बहुत तेजी से होने लगेगा तो उसकी वजह से जो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा, नर्वसनेस होगी, साथ ही साथ अदर सारी चीजें भी होंगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन और कॉन्स्टिपेशन। तो जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज ऑफ एपिटाइट। मतलब क्या है, भूख लगने के साथ साथ क्या होगा, हमारा वेट भी लॉस होगा। तो ये होता है कि हम खाना तो बहुत खा रहे हैं बट हमारा वेट ही नहीं बढ़ रहा है। तो क्योंकि जितना खाना हम खा रहे हैं उतना उससे ज्यादा ही अमाउंट में हमारा T3 और T4 उसको क्या कर दे रहा है, मेटाबोलाइज कर दे रहा है। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, मेटाबोलाइट हो जा रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका वेट बढ़ने के बजाय वेट कम होता जाएगा। सो हाइपरथायरॉयडिज्म increase metabolic rate leading to weight loss despite an increased appetite. Other symptoms include nervousness, tremors, heat intolerance and increased heart rate. Cold intolerance and weight gain are typically symptom of hypothyroidism. यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कंडीशन हो सकती है, तो हमें याद रखना है कि कोल्ड इनटॉलरेंस और वेट गेन हमारा जो होता है, ये दो कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती हैं, जबकि अदर चीजें क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट, बात सही है, लीडिंग टू वेट लॉस डिस्पाइट एन इंक्रीज एपिटाइट, ओके। Other symptoms include nervousness, tremor, heat intolerance, and an increased heart rate. Cold intolerance and weight gain are typically symptoms of. So question number 10 is, myxedema is a condition resulting from a severely diminished production of which hormone? यहाँ पे मैक्सिडिमा कंडीशन बोली गई है। मैक्सिडिमा एक कंडीशन है जो कि एक सीवियर डिमिनिश्ड होती है, विच किस हार्मोन की वजह से,
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रायोआइडोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें वो है थायरोसिन, दैट इज अ T4। सो मैक्सिडिमा एक कंडीशन होती है जो हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म की को दर्शाती हुई है, और इसमें बेसिकली एडल्ट में इनडेफिशिएंसी हो जाती है प्रोडक्शन की थायराइड हार्मोन की। पर्टिकुलरली हमारा इसमें T4 इन्वॉल्व होता है, बिकॉज T4 क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारे T3 से। तो in body deficiency of T4 lead to symptom like fatigue, weight gain and skin change. So next question number 11 is Hashimoto thyroiditis is classified as what type of disorder affecting the thyroid gland? Thyroid gland को Hashimoto's thyroiditis किस तरह से क्लासिफाइड कर रही है? So option is the infectious disorder, neoplastic disorder, autoimmune disorder और आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो जिसका ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज अ ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। व्हाई? बिकॉज हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, तो ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी एंटीजेंस जो होती हैं एंटीबॉडीज के लिए खुद से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं और वहीं पर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। किसका कॉम्प्लेक्स? एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो कुछ टाइम मतलब ऐसा होता है हमारे ऑटोइम्यून में कि जब एंटीजन जो होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो इसी थायराइड ग्लैंड को एक एंटीजन मान रही हैं कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, इसको यहाँ से हमें हटाना है। तो हमारी ही बॉडी की एंटीबॉडीज इसी ग्लैंड को क्या करने लगेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, उस पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करने लगेंगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो हमें देखने को मिलता है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में। आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, किसमें? थायराइड ग्लैंड में, और उसको हमने नाम दिया है हाशिमोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a swelling in the thyroid gland which can lead to a swelling of the neck is known as। अब यहाँ पे swelling पूछा है, कहाँ पर हो रही है? थायराइड ग्लैंड में हो रही है, which can lead to swelling of the neck। हमारे नेक वाले रीजन में जब स्वेलिंग हो जाती है तो उस सिम्टम को या उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? थायरोइडाइटिस, आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, थायराइड नोड्यूल, ग्वाइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस। सो जो ऑप्शन है हमारा वो है ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसको हम घेंगा नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है, जब थायराइड में ग्लैंड में कुछ स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? बिकॉज कुछ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेगा। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के इंक्रीज होते ही वहां की जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन राइज करती है हमारे ग्वाइटर को। और ये ग्वाइटर होता किसकी वजह से है? हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ग्वाइटर इज एन एबनॉर्मल enlargement of thyroid gland which can lead to visible swelling in the neck. Goiter can be caused by conditions such as iodine deficiency, autoimmune thyroid disease like Hashimoto thyroiditis और ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज जिसको हम बोलते हैं हाइपरथायरोडिज्म, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ थायराइड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज Which of the following is the most common worldwide cause of goiter? अभी हमने बात की है कि ग्वाइटर का कारण क्या होता है। वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड वाइड कॉज क्या होता है ग्वाइटर का? बेसिकली ग्वाइटर हो रहा है हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये सीधा हमारा
क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से ग्वाइटर जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइमरी hyperaldosteronism is characterized by the overproduction of which mineralocorticoid hormone। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन यहाँ पर कौन कौन से हैं। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हमारा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। एंड्रोजेंस हमारे एड्रेनल ग्लैंड से डायरेक्टली रिलीज होने वाला हार्मोन है। और इफिनेफ्रिन, इफिनेफ्रिन हमारे डायरेक्ट किडनी से रिलीज हो रहा है। तो जो इसका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। प्राइमरी हाइपर जो कॉज हो रहा है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड, और ये कहाँ से रेगुलेट होता है, सोडियम और वाटर का रेगुलेशन करता है। ओवर प्रोडक्शन में लीड टू हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following electrolyte imbalance is typically associated with primary hyperaldosteronism। यहाँ पर उसने पूछा है कि ऐसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसका डिसबैलेंस की वजह से हाइपरएल्डोरिज्म वाली कंडीशन राइज हो रही है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो एल्डोस्टेरोन का बेसिकली फंक्शन है, अगर हम इसका हाइपर टर्म हटा दे तो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वाटर को मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, हमारे मिनरल्स और पोटेशियम वगैरह को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, यहाँ पे हाइपो है, यहाँ हाइपर है, दैट मीन्स यहाँ बढ़ा है और यहाँ पे घट गया है। हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरफॉस्फोफेमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे है, इन प्राइमरी हाइपरएल्डोरिज्म एल्डोस्टेरोन कॉज क्या करता है, सोडियम रिटेंशन, सोडियम दैट इज Na, सोडियम रिटेंशन। अब जहां पे भी सोडियम का रिटेंशन होगा वहां पे वाटर अपने आप रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और सोडियम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर रहा है। तो सोडियम अगर रिटेन हो रहा है दैट मीन सोडियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, जबकि पोटेशियम को वो एक्सक्रीट कर रहा है दैट मीन्स पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया, दैट मीन्स सोडियम बढ़ रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए हाइपर और ये है हमारा हाइपो, हाइपर एंड हाइपो, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, बढ़ने वाली है सोडियम, घटने वाली है पोटेशियम। This result of hypernatremia, that is high sodium level, and hypokalemia, low potassium level, along with increased blood volume and hypertension। कैसे हाइपरटेंशन कॉज करा रहा है, बिकॉज जब कभी सोडियम मॉलिक्यूल बॉडी में वापस से रीएब्जॉर्ब होता है तो वो अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल को भी कैरी करता है। तो अगर हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं तो साथ ही साथ वाटर में हमें क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा, दैट मीन्स बाय वन गेट वन फ्री ऑफर रहेगा। सोडियम को अगर हम उसी जगह उल्टा एक्सक्रीट आउट कर दें, बाहर निकाल दें, तो जितना सोडियम बॉडी से बाहर जाएगा उतना ही वाटर का भी लॉस हो जाएगा। तो वो कंडीशन हमारी हाइपरटेंशन की जगह क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जैसे वाटर का इंटेक हमारी बॉडी में वापस से रीअब्सॉर्ब होगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन कॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज phytochromia। So next question is a pheochromocytoma is a tumor of the adrenal medulla that secretes excessive amount of किसका, तो अब यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला की बात हो रही है। सो एड्रिनल ग्लैंड के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला।
एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आते हैं, जबकि मेडुला रीजन से हमारे कैटेकोल अमीन रिलीज होते हैं, जैसे कि इफिनेफ्रिन और नॉन इफिनेफ्रिन। सो फियोक्रोमोसाइटोमा जो एक ट्यूमर है वो एड्रिनल मेडुला के वजह से हो रहा है, सिक्रीट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, अब इसमें किसका अमाउंट बढ़ रहा है, मेडुला से रिलीज होने वाले कॉर्टिकोसॉल जो कि हमारे कॉर्टेक्स का पार्ट है, एल्डोस्टेरोन ऑल्सो कॉर्टेक्स, कैटेकोलामीन जैसे कि इफिनेफ्रिन है, नॉन इफिनेफ्रिन, और एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस हमारे डायरेक्टली ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डायबिटीज मेलाइटस इज प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय, अब डायबिटीज क्या हो रही है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। व्हेनेवर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन ब्लड, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस। सो abnormally लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, insufficient प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन और एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो फीचर इसमें क्या होगा हमारा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डायबिटीज मेलाइटस का। एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू इंसुलिन जो है उसका ईटियोलॉजी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब यहाँ पर उसने पूछ लिया है टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटस दैट इज डीएम, वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। टाइप 2 जो होता है हमारा वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज NIDDM। ये इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, टाइप 1 है तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट होगी, टाइप 2 है तो वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करेंगी, उसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ब्लड में भी इंसुलिन है, हमारी बॉडी में भी इंसुलिन है, और बीटा सेल्स में भी प्रॉपरली इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो इंसुलिन हमारे रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का शटर है, ग्लूकोज के जो गेट है वो ओपन हो सके और ब्लड से ग्लूकोज वापस से एडिपोज टिश्यू में या स्मूथ मसल्स में जाके स्टोर हो सके। तो टाइप 1 के बारे में पूछा है, द बॉडीज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, नो, इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द बॉडी सेल, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली, एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अब हमें यहाँ पे समझना है इंसुलिन पे डिपेंड हो रहे हैं, तो इंसुलिन पे डिपेंड कैसे होंगे, जब बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी में प्रोडक्शन हो रहा होगा तो इंसुलिन की हमें बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कर गया है तो यहाँ पर हमें इंसुलिन लेना नहीं है, वो हमारी टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो जो ऑप्शन है वो है हम ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द बॉडीज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन पे डिपेंड हो रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही होती तो हम उस पर डिपेंड नहीं होते। तो टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम दैट इज PCOS इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ, किस सिनेरियो के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिशंस डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, hyperthyroidism not mentioned as a strong correlation in sources। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आपको यहाँ पे ऑप्शन तो लग रहे होंगे कि इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, बट अगर हम क्लिनिकली कोरिलेट करें तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है दैट इज अ डायबिटीज एंड ओबेसिटी, तो इसमें क्या हो रहा है, वो क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कॉज हो रहा है। क्यों कॉज हो रहा है, बिकॉज जो
टाइप 2 डायबिटीज है ना, वो क्या करती है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। जब कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज अ BGL इंक्रीज होता है तो ब्लड के अदर कंपोनेंट जो होते हैं, जो अदर फंक्शनिंग होती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा ओवेरियन सिस्ट का भी फॉर्मेशन हो सकता है और साथ ही साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होते हैं। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसका फंक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं दूसरी फिजियोलॉजी को अल्टर करेगा। तो हमारा जो PCOS है वो इनडायरेक्टली हमारे टाइप 2 डायबिटीज से कोरिलेट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, hypogonadism in men occurs when the testicles do not produce enough। अब यहाँ पर पूछा है हाइपो दैट मीन्स लो, गोनाडिज्म गोनेट्स के हार्मोन पूछ रहा है, गोनेट्स हार्मोन पूछ रहा है, लो गोनेट्स हार्मोन इन मैन, मेल की बात हो रही है। occurs when the testicles do not produce enough what, follicle stimulating hormone that is a FSH, luteinizing hormone that is a LH, testosterone और एस्ट्रोजन। तो अगर FSH और LH की बात करें तो ये हमारा प्यूटिट्री ग्लैंड से रिलीज होने वाले, सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्पेसिफिकली मेल हार्मोन होता है और वो रिलीज होता है हमारे टेस्टिकल से। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे फीमेल हार्मोन है। तो यहाँ पर हाइपोगोनाडिज्म जो पूछा गया है वो किससे एसोसिएटेड होगा, हमारे टेस्टोस्टेरोन से। उसी जगह अगर ये सेम क्वेश्चन में फीमेल हो जाए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि वो फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डॉर्फिज्म इज अ कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी इन विच हार्मोन। अब डॉर्फिज्म होता क्या है, डॉर्फिज्म मतलब बौनापन कम हाइट वाले, जिसमें बॉडी की हाइट ज्यादा नहीं होती है, कम हाइट के लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, थायराइड हार्मोन TSH। अगर थायराइड हार्मोन की बात करें तो उसका काम क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। थायराइड हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा है। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, वाटर या इनडायरेक्टली देखा जाए तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और उस ग्रोथ में एक हिस्सा आता है हमारी बॉडी का वेट, बॉडी की हाइट और उसकी एडल्टहुड, कि किस प्रॉपर एज में कौन सा हमारा जो फंक्शन है वो होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो बच्चे से लेके बड़े तक में आते हैं, चेंजेस जो भी चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही आते हैं। तो डॉर्फिज्म जो कि बौनापन है वो किसकी वजह से हमें शो होगा, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की वजह से शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, excessive secretion of growth hormone in childhood or adolescence before the end of puberty leads to। अब यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दिया है, बिफोर द एंड ऑफ प्यूबर्टी लीड्स टू एक्रोमेगैली, जाइजेंटिज्म, डॉर्फिज्म और हाइपोप्यूटिराइज्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा क्या, एक्रोमेगैली। जाइजेंटिज्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जाइजेंटिज्म है वो हमारा इनिशियल स्टेज में ही होने वाला फेज होता है। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बिफोर द क्लोजर ऑफ epiphyseal plate leads to gigantism characterized by abnormal height growth in children. Acromegaly in contrast occur in when adult epiphyseal plates have closed। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, जाइजेंटिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट, extreme thirst and excretion of large amount of severely diluted urine are characteristic symptom of diabetes insipidus। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा, weight gain, thin extremities
and moon phase are key feature of which endocrine disorder? इसी सेशन में हमने देखा था कि मून फेस अगर कहीं भी आ रहा है तो हमें किसको ढूंढना है? कुशिंग सिंड्रोम को ढूंढना है। तो देखते हैं, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ के क्या सही क्वेश्चन ट्रिक किया है? बिल्कुल सही। बट हमें ऐसी लापरवाही अपने एग्जाम में नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। वेट गेन, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि कुशिंग सिंड्रोम के और फर्दर क्या क्या सिम्टम्स है? वेट गेन है, थिन एक्सट्रीमाइटीज है, एंड मून फेस की फीचर होता है जिसका कुशिंग सिंड्रोम का। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होंगे। सो अच्छे से अपनी तैयारियां कीजिए, एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सो डू हार्ड वर्क एज मच यू कैन। Best of luck for your NOCET 8 exam. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.